दोस्तों, लंबी लंबी और ऊंची ऊंची घाटियों के बीच स्थित एक घूमने का ऐसा स्थान जो सुनने के साथ साथ देखने में इतना अद्भुत लगता है कि कोई भी उससे आसानी से प्रभावित हो जाए। मन मोह लेने वाला वो नज़ारा आज भी मेरी रंगों में बसा है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस अद्भुत नज़ारे के बीचों बीच प्रकृति का एक ऐसा कहर भी है जो अपनी खौफ की आंधी से बड़े बुजुर्ग लोगों को भी हिलाकर रखते। चाहे आप में कितना भी अनुभव हो, आप कितनी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में जानते हो, वो चीज़ें आपको कभी भी सामान्य नहीं छोड़ती। प्रकृति की सीमा से कुछ ऐसे कहर भी जुड़े हुए होते हैं जो सुदर्शन जगह को भी बुरी तरह खौफनाक बना देते हैं। तो आइए जानते हैं मेरे साथ घटी एक भयानक और डरावनी घटना के बारे में। नरेश पहाड़ की घाटियों के बीचों बीच स्थित एक ऐसा स्थान जिसके दोनों तरफ झील बनाई गई है। यह नज़ारा इतना खूबसूरत लगता है कि हर किसी का मन बहल जाए। मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ घूमने गया था और वहाँ पर जाने का सुझाव भी मेरे दोस्त का ही था। उसका मानना था कि उस जगह में कुछ ऐसे रहस्य भी दफनाए गए हैं जो वाकई अद्भुत होते हैं। साथ ही कुछ ऐसी जगह भी हैं जिसे देखकर इंसान वहीं पर रुकने का मन बना ले। अपने दोस्त से उस जगह की इतनी प्रशंसा सुनने के बाद हम दोनों चल पड़े घूमने के लिए। हमारे पास मेरी गाड़ी थी जो मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पापा मुंबई के अंदर एक बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका काम इतना ज़्यादा है कि उन्हें ठीक से घर में रुकने तक का वक्त नहीं मिलता। सूरज ढल चुका था, सूर्य की रोशनी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। अंधेरा अपनी काली काली परछाई के साथ आसमान में छाने लगा और हल्की हल्की तारों की रोशनी भी अब छाई हुई थी। एक तरफ उन पहाड़ों से घिरा वो स्थान इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि उसी वक्त मैं और मेरा दोस्त दोनों फोटो क्लिक करने लगे। तब तक हमें एहसास हुआ कि हमें अब देर रात हो चुकी है। धीरे धीरे अंधेरा अपनी काली काली छाँव के साथ आसमान में छा चुका था। आज अंधेरी रात थी और चांद की रोशनी भी आसमान से गायब थे। हालांकि तारे भी टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे। तारों से जगमगाते हुए आसमान को देखकर ये पता लगाना बेहद आसान था कि आज आसमान के काले बादलों का कोई नामो निशान नहीं है। वो बिल्कुल साफ था। मैं अपनी ही धुन में गाने सुनते हुए अपने दोस्त की फोटो क्लिक करने लगा। मेरा दोस्त जिसका नाम रजनीश था, वो मुझे हल्की सी आवाज़ में बोला, अब हमें काफ़ी देर हो चुकी है और इतनी रात को उस घाटी के अंदर पहुंचना लोगों के द्वारा तो बेहद खतरनाक माना जाता है। उस समय मैं युवा पीढ़ी से गुजर रहा था, तो भूतों पर विश्वास करना मुझे कहाँ भाता। मैंने अपने दोस्त का हाथ पकड़ते हुए कहा, तू चिंता मत कर, लोगों का दिमाग बस डराने के लिए होता है और असल में जो चीज़ें डर और खौफ का स्रोत होती हैं वो सिर्फ एक अंधविश्वास है। और इतना कहकर मैंने अपने दोस्त को थोड़ा बहुत उत्साहित कर दिया। फिर हम दोनों उन घाटियों के बीच उस रास्ते को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे। गर्मियों का मौसम चल रहा था, बारिश के आने की संभावना भी लगातार बनी ही रहती थी, जिस वजह से हमें ये डर भी था कि कहीं हम भारी भरकम पर इसके चपेट में ना आ जाएं, क्योंकि वो पूरा इलाका पहाड़ियों से भरा पड़ा था। अब भी हम उस स्थान तक पहुंचने से करीब 21 किलोमीटर दूर थे कि तभी हमें अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि हमें मालूम था कि एक तो हम वहां से जल्दी नहीं लौट पाएंगे और हमें यहाँ पर एक आखिरी ढाबा भी दिखा। और उस ढाबे को देखते ही मैंने थोड़ा सामान खरीद लिया ताकि मैं खाते खाते आगे बढ़ सकूं। अभी मैं उस ढाबे वाले से थोड़ा बहुत सामान खरीद ही रहा था कि वो दुकानदार मुझे बोल पड़ा, भाई साहब आप कहीं उस घाटी में तो नहीं जा रहे हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं? तो मैंने उसकी बात पर हामी भरे, लेकिन उसके बाद वो दुकानदार बोलने लगा कि वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो सावधानी के साथ जाएं, क्योंकि कुछ ऐसी अनोखी चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे सामना कर पाना एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं होती। उस दुकानदार की बातों ने एक पल की खातिर तो मुझे भी विचलित सा कर दिया था, लेकिन फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया और उसके बाद मैं और मेरा दोस्त वहाँ से आगे चल दिए। हमारे पास खाने को तो सारा सामान था, लेकिन दूसरी तरफ इस अंधेरी रात के बीच वो जगह बड़ी ही वीरान लग रही थी। मैं अपने दोस्त के साथ अपनी गाड़ी को उस जगह के अंदर घुसाता रहा और बस कुछ पल के बाद ही हम उस अप्रतिम स्थान पर पहुंच गए, जो दिखने में बड़ा ही शानदार लग रहा था। उस घाटी के चारों तरफ पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा थी, लेकिन खासकर उस घाटी की सौंदर्यता ही उसके ऊपर निखार चढ़ाती थी। मुझे थोड़ा थोड़ा तो ऐसा लग रहा था कि एक बात बिल्कुल सत्य है कि इस जगह के अंतर्गत कुछ तो अजीब है। एक तो यहाँ आने के बाद
मुझे किसी भी दूसरे इंसान की हलचल महसूस नहीं हुई और दूसरी तरफ मैं भी कुछ अजीब ही महसूस कर रहा था। अभी मेरी गाड़ी उन पहाड़ों के बीचों बीच स्थित एक छोटे से गड्ढे के अंदर खड़ी थी। हालांकि वो गहरा गड्ढा वैसे तो बहुत बड़ा था, लेकिन उन पहाड़ों को देखने के बाद वो बहुत छोटा नजर आ रहा था। पहले तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा शांत किया और इधर उधर टहलने लगा। एक तो रात में यहाँ आकर हमने बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि यहाँ का वातावरण ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ था कि यहाँ कुछ ऐसी शक्तियाँ वास करती हैं जिनका खौफ सिर्फ उनके नाम से ही झलकता है और वो इंसानों को मारने की भूखी हैं। तभी मैं अपने प्रिय दोस्त रजनीश के साथ भूत प्रेत का मजाक उड़ाते हुए गाड़ी में बैठ गया और बगल में रखी कोल्ड ड्रिंक उठाकर उसे पीने लगे। हम दोनों आराम से कोल्ड ड्रिंक पी ही रहे थे कि मेरा दोस्त चिल्लाते हुए बोला, अरे अरे वो देखो, तुम्हें भी वहां पर कुछ दिख रहा है क्या? जब मेरी नज़र उस उंगली की तरफ गई तो मैंने देखा कि वहां पर कोई बैठा हुआ था और उसे देखते ही मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि जब मैं गाड़ी से नीचे उतरा था तो उस समय हमें नीचे की तरफ कोई भी नहीं दिखा। कुछ देर तक तो मैं इसी बारे में सोचता रहा और उसके बाद मेरे दोस्त की नज़र दूसरी तरफ हो गई और अब दूसरी पहाड़ी पर भी कोई नजर आने लगा। मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ असल में यहाँ पर कोई तो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो अपना आक्रोश बयां कर रही है और यहाँ से बचने का एकमात्र रास्ता था कि हमें गाड़ी लेकर तुरंत ही निकलना होगा। रजनीश के कहे अनुसार अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की तो पहली बार में मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई और इस बार मैं अपनी गाड़ी को लेकर इस डरावनी घाटी से काफी दूर ले गया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरी गाड़ी के अंदर लोगों की तड़पड़ी मची हुई है और मेरी गाड़ी सवारियों से लदालद भरी हुई है। गाड़ी के ऊपर कुछ नजर आ रहा था और मैं अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर को बार बार दबाता रहा, लेकिन थोड़ा सा आगे खिसकने के बाद गाड़ी एकदम से बंद पड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी ओवरलोड हो चुकी है, लेकिन मुझे तो ज्ञात ही नहीं था कि सिर्फ 2 लोग के वजन से गाड़ी ओवरलोड भी हो जाती है। उस वक्त मुझे बड़ा जोर का गुस्सा आ रहा था, लिहाजा मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतर गया और अपनी गाड़ी से नीचे उतरने के बाद मेरी नज़र गाड़ी की छत पर गई तो सफ़ेद कलर के कपड़े पहने एक लंबा चौड़ा आदमी जो अपनी सख्ती से गाड़ी को दबाकर खड़ा था। मुझे जोर का गुस्सा आया और मैंने उस आदमी को नीचे उतरने को कहा। उस वक्त मैं भूल चुका था कि एक नॉर्मल इंसान अपनी तुच्छ ताकत से गाड़ी को कैसे रोक सकता है, लेकिन जब उस आदमी ने अपने शरीर की आकृति को बड़ा करना शुरू कर दिया तब जाकर मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मेरे शरीर के रोंगटे एकदम से खड़े होने लगे थे और उसके बाद वो आदमी जल्द ही मेरी चुनौती को स्वीकार करते हुए गाड़ी से नीचे कूद गया। गाड़ी से नीचे कूदते ही मिट्टी इधर से उधर उथल पुथल होने लगी, क्योंकि उस आदमी के अंदर कुछ ऐसी असामान्य शक्तियां थी जो किसी बुरी शक्ति में पाई जाती हैं। एक तो उसका वो लंबा चौड़ा शरीर और ऊपर से मुझे उसका चेहरा भी नजर नहीं आया। यही सब सोचते सोचते अब उसके कदम मेरी ही तरफ बढ़ने लगे और घाटियों के बीच में अचानक ही लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। सब कुछ एकदम से बदल गया। कोई बहुत जोर जोर से चीख रहा था तो किसी के मुंह से सिर्फ बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी, यानी कि अब जल्दी ही मैं उन लोगों की तरह मौत के द्वार को खटखटाकर समाधि लेने वाला था। उन लोगों की रोने और चिल्लाने की आवाज ने मुझे भी दहशत में डाल दिया, लेकिन उस समय मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त रजनीश के साथ गाड़ी के अंदर घुस गया। दोस्तों, कभी कभी हम उन बातों को नकार देते हैं जो असलियत का एक नज़ारा भी होता है, लेकिन हमारी एक बड़ी गलती हमें मौत के द्वार तक पहुंचा सकती थी, क्योंकि अब हम एक ऐसे स्थान पर थे जहां से सिर्फ यमलोक के दरवाजे खुलते थे और हम कभी भी उन दरवाजों के अंदर दस्तक दे सकते थे। हमारी गाड़ी के सामने मुझे एक और विशाल सा राक्षस दिखा। काले काले पड़े इस जीव की शक्तियां दिखने में काफी ज्यादा लग रही थी और दिखने में ये बड़ा ही विशाल और क्रोधित राक्षस लग रहा था। उसने एक दहाड़ से सब कुछ भंग कर दिया। इधर रजनीश भी एकदम से उछल पड़ा, उसे भी बेहद डर लग रहा था और गाड़ी के अंदर हनुमान जी की एक मूर्ति अवश्य लगी हुई थी, जिसके कारण हम सभी अभी तक सुरक्षित थे। मन मोह लेने वाली इस मूर्ति ने अभी तक हम दोनों की जान बचाए रखी थी, लेकिन अगर हम यहाँ से नहीं निकल पाए तो फिर हमारी मौत के दरवाजे भी जल्दी ही हमें बुलावा दे सकते थे।
लेकिन हम दोनों ने अपनी गाड़ी से नीचे उतरने की घिनौनी हरकत को अंजाम नहीं दिया, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि अगर मैंने गाड़ी से नीचे उतरने की हिमाकत की तो मेरी मौत के दरवाजे जल्दी मुझे दस्तक देने पर मजबूर कर देंगे। लिहाजा लगभग एक रात लगातार हम बंद गाड़ी के अंदर बैठे रहे और तब जाकर हमारी जान बच पाए। दोस्तों, इसलिए कहते हैं हमें अपने से बड़ों का सम्मान करने के साथ साथ उनकी बातों को भी आदरपूर्वक अपना लेना चाहिए, वरना हम कभी भी संकट में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।